हमारी खुराक के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम पॉलीसेकेराइड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और पॉलीसेकेराइड ज्यादातर हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जा रहे होते हैं? वो स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर वो प्लांट फाइबर आप इस्तेमाल करें तो वो सेलुलोज की फॉर्म में भी मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सुक्रोज चीनी जिसको हम शक्कर या गुड़ भी कह सकते हैं, या नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो शुगर है, इसमें हमारे पास सुक्रोज मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम अगर दूध पी रहे हैं या दूध की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लैक्टोज यानी डाइसैकेराइड भी मौजूद होगा। तो हमारी खुराक में ज्यादातर पॉलीसेकेराइड होते हैं और उसके बाद कुछ डाइसैकेराइड भी मौजूद होते हैं। प्योर ग्लूकोज कुछ फ्रूट में से हासिल होता है और वो भी मौजूद होता है जो कि हमारी ओरल कैविटी से ही एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। इसके अलावा अगर हम कोई प्रोटीन प्रोडक्ट खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन होगी। और हम ये सारी चीजें चूंकि ऑयल में बना रहे होते हैं तो लिपिड भी हमारी खुराक का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी ओरल कैविटी से, और वहां पर खुराक का सिर्फ एक कंपोनेंट उसकी पार्शियल डाइजेशन हुई थी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। जो हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हुई थी एक एंजाइम सिलिवरी अमाइलेज की मदद से। सिर्फ किस में कन्वर्ट हुई थी? डाइसेकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट हुई थी। लिहाजा बाकी डाइसेकेराइड और ये माल्टोज अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ओरल कैविटी में सिर्फ किसकी डाइजेशन हुई? कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड की, और पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हुए डाइसेकेराइड में। दिस इज पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन में हमेशा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होंगे? मोनोसेकेराइड मीन शुगर में कन्वर्ट होंगे। फिर जो हम आ जाते हैं स्टोमिक में, तो स्टोमिक में भी सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ फूड की डाइजेशन होती है और वो भी पार्शियल डाइजेशन, और वो क्या है? प्रोटीन है। हम जितनी भी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं दालों की सूरत में या गोश्त की सूरत में, तो हमारी जो स्टोमिक सिक्रेशन है दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है पेप्सिन, वो तमाम प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन्स के अंदर। और ये भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये भी पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगी कि जब प्रोटीन कन्वर्ट होगी किसमें? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी। फिर हमने देखा कि ना ओरल कैविटी में लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट हो सकी और ना ही स्टोमिक में लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट हो सकी। लिपिड के डाइजेशन जो के लिए एंजाइम चाहिए लाइपेज, और वो लाइपेज हमारी सिलिवरी सिक्रेशन में तो होती है, लेकिन लाइपेज की एक्शन के लिए एमल्सिफिकेशन की जरूरत होती है जो ओरल कैविटी में नहीं हो पाती। इसलिए लिपिड की डाइजेशन सबसे एंड पर स्टार्ट होगी। तो फिर हमने देखा रोल ऑफ ड्यूडेनम। वहां पर एक्चुअली दो बड़ी सिक्रेशन हुई। एक हुई बॉयल की सिक्रेशन यानी लीवर सिक्रेशन इन फॉर्म ऑफ बॉयल, और दूसरी हुई पेंक्रियाटिक सिक्रेशन जो कि पेंक्रियास से हो रही है। बॉयल की सिक्रेशन में जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट था वो था बॉयल साल्ट और वाटर। इन बॉयल और साल्ट और वाटर की मदद से लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्ट हुए स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में जो पार्शली वाटर सॉल्युबल होंगे। इस प्रोसेस को हमने कहा एमल्सिफिकेशन, और इसके नतीजे में कुछ लिपिड जो होते हैं वो एक लाइपेज एंजाइम जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन से आई थी, कुछ लिपिड कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लेकिन ज्यादातर लिपिड, चूंकि ड्यूडेनम का साइज बहुत छोटा होता है, तो ज्यादातर जो लिपिड है वो अनडाइजेस्टेड शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम और इलियम में। लिहाजा ड्यूडेनम से जब खुराक जेजुनम और इलियम में कन्वर्ट होगी या शिफ्ट होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? तमाम पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट सेलुलोज, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो किस फॉर्म में मौजूद है? वो माल्टोज की फॉर्म में। क्योंकि सलिवरी अमाइलेज और पेंक्रियाटिक अमाइलेज ने अमाइलोज स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसने? माल्टोज में। इसके अलावा अगर आपने कोई डाइसेकेराइड खाए हुए हैं, लैक्टोज और सुक्रोज, तो वो अभी उसी फॉर्म में आपके कहां पहुंचेंगे? जेजुनम और इलियम में पहुंचेंगे। तमाम प्रोटीन अब किस फॉर्म में मौजूद होंगी? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टान की फॉर्म में मौजूद होंगी। इसके अलावा लिपिड जो होंगे वो किस फॉर्म में मौजूद होंगे? वो बजाते खुद लिपिड की फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही मौजूद होंगे, या कुछ लिपिड कन्वर्ट हो चुके हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सो अब हम देखेंगे कि जेजुनम और इलियम का क्या रोल है इस डाइजेशन को कंप्लीट करने में। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ जेजुनम एंड इलियम इन डाइजेशन, या आपसे ये एक
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आवर फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगी और हाउ डज द कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जेजुनम एंड इलियम इन डाइजेशन। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन, जेजुनम और इलियम का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो जेजुनम भी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि 2.4 मीटर इन लेंथ होता है और ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 होता है। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 पार्ट हैं तो उसमें से 2 पार्ट किसके होंगे, जेजुनम के ही होंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम, इससे पहले क्या होता है ड्यूडेनम और इसके बाद क्या है इलियम। तो इट स्टार्ट फ्रॉम ड्यूडेनम एंड एंड एट इलियम। सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम इज रेफर्ड एज जेजुनम। उसके बाद हम देखें ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो इलियम है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 3.6 मीटर होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3/5 होता है। इससे पहले क्या मौजूद है, जेजुनम। तो ये स्टार्ट होती है जेजुनम से और इसके बाद क्या लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन जेजुनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज रिगार्डेड एज इलियम। अब बोथ जेजुनम और इलियम डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन बोथ जेजुनम एंड इलियम। बोथ का ऑप्शन नहीं होगा तो इलियम को प्रेफर किया जाएगा। एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर डज द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, तो आंसर आपका क्या होगा, बोथ जेजुनम और इलियम में। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो इलियम में जाकर आखिरी हदूद है कि डाइजेशन मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है, यानी इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। सो ये जो पार्ट है हमारे पास यहां पर, ये जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, सबसे पहले ये जो स्टोमिक से निकलने वाला यू शेप कर्वेचर होती है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। आगे ये जो इनसाइड आपको हाईली टर्न एक पार्ट मिलता है टील कलर में, ये जेजुनम है। और फिर ये जो आपको ग्रीन का कलर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड इलियम, लार्ज एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शंस क्या हैं जेजुनम और इलियम के, द फूड विच एस्केप अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द ड्यूडेनम। क्योंकि ड्यूडेनम से जब खुराक निकलेगी तो ज्यादातर खुराक उसमें अभी भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म या पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म है। तो फूड विच एस्केप अनडाइजेस्टेड फ्रॉम ड्यूडेनम इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन जेजुनम एंड इलियम। लिहाजा एमसीक्यू जब आ जाएगा कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, तो आंसर क्या होगा, जेजुनम एंड इलियम। बहुत ऑप्शन नहीं है तो इलियम को प्रेफर करेंगे। ये डाइजेशन कैसे कंप्लीट होगी, बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम कंटेन इन इंटेस्टाइनल जूस। वो ग्रुप ऑफ एंजाइम ये नीचे टेबल में दी हुई है सारी, क्लियर। तो ये जो वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, तो अब यहां से सवाल पैदा होता है व्हाट इज इंटेस्टाइनल जूस। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, व्हाट इज इंटेस्टाइनल जूस, गिव इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन। तो उसमें आपने यही टेबल डिस्कस करना होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, ये एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जेजुनम एंड इलियम। तो बोथ जेजुनम और इलियम की इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ जेजुनम एंड इलियम कॉल्ड म्यूकोजा produce a group of different enzymes that are collectively referred as intestinal juice. इस इंटेस्टाइनल जूस में वो तमाम एंजाइम मौजूद होंगी दैट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। इसलिए अगर एमसीक्यूज आ जाए विच जूस कंटेन एंजाइम दैट कंप्लीट डाइजेशन, तो वह इंटेस्टाइनल जूस होगा। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में कौन से एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या होगा और उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, यानी ये एंजाइम क्या काम करेगी। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी भी हम खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकती हैं। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, अगर आपने इस्तेमाल किया क्या कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट माल्टोज कहां से आए, दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ सलिवरी माइलेज एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो सलिवरी माइलेज और पेंक्रियाटिक अमाइलेज का प्रोडक्ट क्या था, माल्टोज थे। तो ये खुराक जो जेजुनम में पहुंचेगी उसमें क्या मौजूद होगा,
वो तमाम पॉलीसेकेराइड आप किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, माल्टोज, सिवाय सेलुलोज के जो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में फीकल मैटर से खारिज हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते इंसान, ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। फिर आपने अगर चीनी खाई हुई है तो सक्रोज उसमें होगा, और अगर दूध पिया हुआ तो लैक्टोज होगा। जो ये सारे डाइसेक्राइड हैं। माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं, सक्रोज को हम कैन शुगर कहते हैं, और इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इनर्ट शुगर भी कहते हैं, और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। इनके एंजाइम के साथ एज इस्तेमाल होगा, यानी माल्टोज पर अमल करने वाले एंजाइम को माल्टेज कह देंगे, देखें उसी से नाम है। सक्रोज पर अमल करने वाले एंजाइम को सक्रेज कह देंगे, और लैक्टोज पर अमल करने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे, लैक्टेज। ये एंजाइम क्या करेंगी, इनमें मौजूद होती हैं दो डाइसेक्राइड के दरमियान क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सारे एंजाइम इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेंगी और इसके नतीजे में इनको कन्वर्ट कर देंगी मोनोसेक्राइड से। डाइसेक्राइड किससे बना है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। तो माल्टोज किससे मिलकर बना हुआ है, दो ग्लूकोज से। तो माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगी माल्टोज पर और उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में। सो विच एंजाइम यील्ड ग्लूकोज ऑनली, तो वो माल्टेज है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज मिलेंगे। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज ऑनली इन केस ऑफ विच एंजाइम, तो माल्टेज। सक्रेज एंजाइम एक्ट करेगी सक्रोज, चीनी, शुगर, जिसको हम शक्कर भी कहते हैं, गुड़ भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये उस पर अमल करेगी और उसको कन्वर्ट करेगी। सक्रोज किससे मिलकर बना हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो उसमें कन्वर्ट कर देगी। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में कैसे आता है, देखें ग्लूकोज एक आल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज क्या है, कीटो शुगर है। तो प्रोडक्ट ऑफ विच एंजाइम इज एन आल्डो शुगर एंड ए कीटो शुगर, तो वो सक्रेज एंजाइम का प्रोडक्ट क्या होगा, एक आल्डो शुगर ग्लूकोज और एक क्या है, कीटो शुगर। नेक्स्ट लैक्टेज एंजाइम किस पर अमल करेगी, मिल्क शुगर लैक्टोज पर। तो ये इसको कन्वर्ट करेगी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। जितने भी हमारे लिपिड होते हैं, कुछ लिपिड तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन से आने वाली लाइपेजेस ने उसको कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या कोलेस्ट्रॉल में, लेकिन बहुत से लिपिड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में भी जिज्नम और इलियम में आते हैं। तो यहां से भी एक एंजाइम होगी लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो यहां पर लिपिड की डाइजेशन कंप्लीट। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट। आप देखें मोनोमर मिल गए ना, तो कंप्लीट डाइजेशन इसी को कहेंगे जिसमें हमें किसी भी बायोमॉलिक्यूल के मोनोमर मिल जाए। तो breakdown of large complex food into small या simpler diffusible molecule is called complete digestion। तो ये कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की कहां पर हो रही है, वो जिज्नम और इलियम में हो रही है। लिपिड की कंप्लीट डाइजेशन जाकर कहां हो रही है, वो भी जिज्नम और इलियम में हो रही है। अब हम आते हैं प्रोटीन पर। जितनी भी प्रोटीन आपने खाई है वो स्टोमिक में एक एंजाइम पेप्सिन और ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन और बहुत सी कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस ने उसको कन्वर्ट कर दिया पॉलीपेप्टाइड में या डाइपेप्टाइड में। तो जो हमारे पास प्रोटीन पहुंचेगी जिज्नम और इलियम में, वो इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड होगी या समटाइम ओलिगोपेप्टाइड की फॉर्म में होती है और समटाइम डाइपेप्टाइड की फॉर्म में होती है। अब जो पॉलीपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड है, इन पर एंजाइम एक्ट करती हैं दैट आर कॉल्ड अमाइनोपेप्टिडेजेस। ये उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगी, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड हैं चाहे वो ओलिगोपेप्टाइड हैं, उनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगी। सो नेक्स्ट एक एंजाइम होगी एरिप्सन, जिसको पंजाब टेक्स्ट बुक में ERYF एरिप्सन भी लिखा हुआ है। ये फिर एक्ट करेगी जो भी डाइपेप्टाइड आ रहे हैं तो उनको, ये होती है एक्सोपेप्टिडेज, यानी हमेशा टिप से एक एक अमीनो एसिड को कट करती है। तो जब भी टिप से एक एक अमीनो एसिड को कट करेगी तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अमीनो एसिड निकलेगा। तो देखें कि अगर एक ओलिगोपेप्टाइड दिया तो उसके टिप से जब कट करेगी तो एक अमीनो एसिड निकल जाएगा, फिर टिप से कट करेगी दूसरा, इस तरह से वन बाय वन उनको कट करती रहती है। तो एरिप्सन डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगी किस पर, अमीनो एसिड। ये हमेशा एक्ट करेगी टर्मिनल डाइपेप्टाइड पर, ये हमेशा एक्ट करेगी टर्मिनल डाइपेप्टाइड पर और उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, अमीनो एसिड में। So, which enzyme uses the product of aminopeptidase, वो कौन सी है, एरिप्सन है। चूंकि अमीनोपेप्टिडेज का प्रोडक्ट क्या है, पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड पर कौन अमल करती है, एरिप्सन या एरिप्सन। अब कौन सी ऐसे एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इसके अलावा बहुत सी कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस हैं, अमीनोपेप्टिडेजेस हैं, इसके अलावा एरिप्सन है, ये सारी प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व। तो यहां पर भी प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन, तो विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन टर्मिनल स्टेप ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, वो एरिप्सन है। तो यहां पर प्रोटीन भी कंप्लीटली डाइजेस्ट होगी किसमें, अमीनो एसिड।
अब जो चीज हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हुई है वो सेलुलोज के फाइबर हैं और इसके अलावा बहुत सी कोई प्लास्टिक के पीस हैं, कुछ भी एडिटिव्स हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो अनडाइजेस्टेड फूड ही मौजूद होगी किसमें, जेजुनम और इलियम में। ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है that are useful or they must be absorbed into the blood with the help of या through ileum। so इसके बाद जो टॉपिक होगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या रोल ऑफ इलियम इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं जिसमें प्लांट फाइबर्स हैं, कुछ डेड बैक्टीरिया हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है जो अभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, बहुत से ऐसे यूज जो इनडाइजेस्टेबल फूड है वो सारी शिफ्ट हो जाएगी किसमें, इलियम के बाद शिफ्ट हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर इसमें यूजफुल सब्सटेंस जो वाटर और साल्ट रह जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल गैस, अब यहां पर एक बड़ा दिलचस्प सी बात मैं आपको समझा देता हूं। देखें जो सक्रेज एंजाइम होती है ना, ये अडल्ट में बहुत ज्यादा अबंडेंट होती है, ये अडल्ट एंजाइम है। और जो लैक्टेज एंजाइम होती है ना, सक्रेज एंजाइम अडल्ट में ज्यादा होती है और लैक्टेज होती है वो चिल्ड्रन में ज्यादा होती है। चूंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं तो उनको लैक्टेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो खुदा का एक नेचर का अमल देखें कि लैक्टेज इज मोर इफेक्टिव एंड मोस्ट अबंडेंट इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से वो दूध को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि बच्चों में सक्रेज एंजाइम इतनी नहीं होती है, वो लेस इफेक्टिव होती है। इसलिए बच्चे गुड़ या चीनी को इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, गुड़ या चीनी खाने से उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, इसलिए बच्चों को गुड़ खाने से मना किया जाता है। तो सक्रेज इज मोर इफेक्टिव एंड मोर अबंडेंट इन अडल्ट, तो लिहाजा हम जितनी मर्जी चीनी या शुगर खाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम दूध पिए तो हमें प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा दूध पी लेंगे तो बाज़ वक़्त वो दूध सही डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि लैक्टेज इंटॉलरेंस हो जाती है। तो लैक्टेज इज मोर इफेक्टिव एंड मोर बर्डन इन चिल्ड्रन, इसलिए वो दूध को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, बच्चों की खुराक ही दूध है, लेकिन सक्रेज उनमें कम होती है जिसकी वजह से चीनी या शुगर को इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर ज्यादा शुगर खा लेंगे वो सही डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसको पोटियां लग जाती है जिसको हम कहते हैं। यही कंसेप्ट है कि इंटेस्टाइनल गैस कैसे बनती है। मेनी ह्यूमन डेवलप इंटेस्टाइनल गैस, इंटेस्टाइन के अंदर गैस का बन जाना इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल गैस या डायरिया शुरू हो जाता है फ्रॉम कंज्यूमिंग मिल्क प्रोडक्ट बिकॉज दे लैक द एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग लैक्टोज इन मिल्क। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने एंजाइम क्या होती है, लैक्टेज। तो मैंने बताया कि अडल्ट में लैक्टेज एंजाइम क्या होती है, वो इनएफिशिएंट होती है, इतनी ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है और लेस होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से अगर कुछ लोगों में ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है जिसकी वजह से वो दूध को सही डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ज्यादा दूध पीने से उनको डायरिया हो सकता है और पेट के अंदर गैस बन सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ जेजुनम एंड इलियम इन डाइजेशन। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हर मुश्किल इम्तिहान में कामयाब और कामरान करे। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।